हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग जो पढ़ाई शुरू किए हैं उसमें हम लोग हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में जो हमने बात की थी वह झारखंड कांस्टेबल की पिछली परीक्षा जो 2016 में हुई थी उनके प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। और हमने यह भी कहा था कि हम लोग झारखंड कांस्टेबल का जो सिलेबस है, हालांकि उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सिलेबस की बात नहीं लिखी गई है, बस हिंदी सामान्य हिंदी लिखा है। और उसमें आप देखेंगे तो लोगों को कितने मुहावरे और जनरल ग्रामर की बात कही गई है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने उन प्रकरणों को लिया है। तो आज हमारी जो यह कक्षा होगी वह एकदम हम लोग बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं। और उसमें जो पहला चैप्टर आता है आपका हुआ होता है वर्णमाला का, अल्फ़ाबेट का, है ना। तो आज की कक्षा में हम लोग वर्णमाला से संबंधित बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम जेनेरिक सा कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के साथ हम शुरू करते हैं। तो आपके लिए जो पहला प्रश्न है वह है कि भाषा क्या है। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको पूछा जाए तो भाषा क्या है, तो मुझे लगता है एक बार के लिए आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। आप कई तरह की परिभाषाएं जो पढ़े होंगे अब तक या फिर सुने होंगे उसकी बात करेंगे कि भाषा एक संचार का माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना, अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो यह कुछ परिभाषाएं हो सकती हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा और गंभीर होकर सोचें तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप यह सोचें कि आप जो मनुष्य है उसके पास भाषा ही नहीं होती तो आज जो मनुष्य जितनी भी प्रगति कर रहा है, इसकी सभ्यता आज जहाँ है शायद नहीं होती यदि उनके पास भाषा नहीं होती। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जो विशेषता और जो क्वालिटी इंसानों को दूसरे जीव जंतुओं से अलग करती है वह भाषा है ना। तो चूंकि जो जानवर हैं उनके पास भी भाषा होती है, लेकिन उनके पास बहुत सीमित तरह की भाषा होती है। हमारे तरह विचारों को एक व्यापक तरीके से और बहुत गहराई में वो अपने भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन इंसान के पास वह एक तरीके का ब्लेस समझिए, एक तरीके का ब्लेसिंग्स है, एक तरीके का गिफ्ट है जो मिला है और जिसकी वजह से वो आज कहिए कि दुनिया में पूरा वो एक तरीके से चमत्कार किए हुए, या फिर जो भी आज सभ्यता देखते हैं उसके पीछे एक कारण यह है कि उनके पास भाषा है। और भाषा के माध्यम से ही आप अगर एक बार कभी सोचें और बैठ के सोचने लग जाएं कि आखिर भाषा नहीं होती तो क्या होती, या फिर भाषा के माध्यम से क्या होती है। आप जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप जो अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप जो अपने विचारों को अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों या फिर अन्य सगे संबंधियों के साथ साझा करते हैं, कैसे करते हैं, तो भाषा उसके बीच है। तब भाषा को हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में देख सकते हैं, है ना। या फिर आप ऐसे देखें, थोड़ा सा और ग्रामेटिकल होने की कोशिश करें तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यह सार्थक वाक्यों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, है ना। तो इस तरह की बात है भाषा के वो एक बेसिक सा समझ के बारे में, है ना। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। क्योंकि हम भाषा जब कहते हैं ना तो एक चीज़ आप देख लीजिए भाषा कैसे बनती है। मैं छोटा सा एक आपको ये हायरार्की बता देता हूँ कि कैसे कहते हैं। जब आप सबसे मिनिमल यूनिट की बात करें, सबसे छोटी इकाई भाषा की बात करेंगे तो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम साउंड कहते हैं, है ना। साउंड आप देखिए कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, फ्रॉम एक तरीके से लोअर कैसे बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहला जो होता है वह होता है आपका साउंड। सबसे छोटी जो इकाई कहते हैं उसको हम साउंड कहते हैं, है ना। इसको हम और लिंग्विस्टिक दृष्टिकोण से कहेंगे तो बहुत सारा इसको नाम देते हैं। जैसे इसको फोनीम का नाम देते हैं, फोनीम। इसके ऊपर आप जब बढ़ेंगे तो इसके ऊपर क्या होता है, जब हम साउंड कहते हैं तो उससे बड़ा जो होता है उसको हम लोग लेटर कहते हैं, लेटर, है ना। दैट इज इसको लेटर कहते हैं। और यह होता है आपका क्या, यह होता है, इसको हम सब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अक्षर। हाँ, हिंदी की कक्षा है भाई, थोड़ा हिंदी लिखी जानी चाहिए। अक्षर है। फोनीम को हम ध्वनि कह सकते हैं, या इसको और अच्छा से कहें तो स्वनिम कहते हैं लिंग्विस्टिक की भाषा में, है ना। तो ये स्वनिम हो गया। कभी अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो आएगा लेटर वर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आपको शब्द आएंगे, है ना। सिलेबल भी आता है उससे पहले, लेकिन आप मोटा मोटा समझे शब्द, या एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद जो आता है आपका वो वर्ड आता है, वर्ड, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, शब्द। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका शब्दों के समूह जब एक साथ
मतलब शब्द जब जमा होते हैं और एक कोई अर्थ प्रदान करते हैं तो उससे बनता है क्लॉज, दैट इज उपवाक, है ना, उपवाक, उपवाक ये होता है। इसके बाद जो आगे बनती है द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो अगला जो होता है दैट इज सेंटेंस, है ना, सेंटेंस जिसको हम वाक्य कहेंगे, वाक्य। तो इस तरीके से इसके बाद जो आएगी दैट इज भाषा, लैंग्वेज। इस तरीके से कुछ भाषा बनती है ना। तो हम अगर भाषा को पार्ट पार्ट करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे समक्ष एक डायग्राम बनेगा, एक फ्लो चार्ट बनेगा, है ना। तो ये बात हुई इतनी सी एक छोटी सी समझ। तो इस कड़ी में जो हमारे पास सबसे पहला कह सकते हैं कि टॉपिक उभर कर सामने आता है वह होता है वर्णमाला। हम लोग बचपन में देखिए कि जब बच्चे जब नर्सरी LKG UKG में होते थे इन सब को बड़ा रटाया जाता है वर्णमाला, है ना, अल्फ़ाबेट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कभी एस नहीं लगता इसमें, है ना, बहुत से लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं तो दैट इज रॉन्ग, ओके, इट्स नॉट अल्फ़ाबेट्स, इट इज अल्फ़ाबेट। सो व्हाट इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है? तो इसको ऐसे मिटाया जा सकता है। हाँ, अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे, है ना। तो अल्फ़ाबेट की सीधी सी परिभाषा यह होती है कि किसी भी भाषा है या कोई भी भाषा हो तो उसके जो मानक प्रतीक होते हैं, इसके लिए एक शब्द आप ध्यान रखेंगे, वर्णमाला कौन सी होती हैं, किसी भी भाषा के मानक प्रतीक, है ना, स्टैंडर्ड सिंबल्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टैंडर्ड। जो सिंबल होते हैं उनको हम कहेंगे आपको अल्फ़ाबेट। एक समुच्चय होता है, आप कोई भी भाषा की बात करेंगे तो आप जैसे हिंदी के हो गए ना, तो क ख ग घ से लेकर मतलब ज्ञान तक और फिर उसके स्वर जो हो गए उन सबों को मिलाकर तो आप देखेंगे पूरी भाषा उन शब्दों के माध्यम से ही बनती है और बोली जाती है। तो उनको हम एक मानक प्रतीक के रूप में देखते हैं। क्या है वो जो हम वर्णमाला कहते हैं, ABCD हो, चाहे आपका क ख ग घ हो, है ना, ये क्या है दरअसल, ये आपके मानक प्रतीक है किसी भी भाषा में। इसी तरीके से अन्य भाषाओं के भी अल्फ़ाबेट होते हैं और उनके प्रतीक, उनको हम प्रतीक के रूप में जानते हैं, जिनके इनको हम एक तरीके से जब व्यवस्थित करते हैं और इनसे व्यवस्थित करने के बाद एक अर्थ देते हैं, उन अर्थों को एक रूढ़ी बनाते हैं, है ना। रूढ़ी कहने का मतलब कि कोई शब्द विशेष या फिर कोई अल्फ़ाबेट का एक ऐसा समुच्चय जिससे कोई हम एक अर्थ को मतलब क्रिएट करते हैं और उसको समाज में एक तरीके से रूढ़ किया जाता है ना। तो उसको हम एक तरीके से वर्णमाला कहते हैं ना। मुझे लगता है छोटी सी समझ तो वर्णमाला के बारे में बन गई होगी। ध्यान रखना है ये शब्द मानक प्रतीक, स्टैंडर्ड सिंबल, ये होते हैं किसी भी भाषा के, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे सामने कुछ एक फैक्ट्स वगैरह आएंगे। 3 फैक्ट्स को याद रखना है क्योंकि सीधे सीधे परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें तो हिंदी में, हम याद कर रहे हैं हिंदी में, ध्यान रखें, तो हिंदी में जो है हमारे पास वर्णों की संख्या है वह हो जाती है 45, है ना। कितना है, 45, 45। इसमें अगर हम देखें तो 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, है ना। ठीक, इस तरीके से बात हो गई। आप ये फैक्ट्स को याद रखेंगे। लेखन के आधार पर देखें तो 52 वर्ण हमारे पास हो जाते हैं जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। तो ये लेखन के आधार पर कितने हो गए, 52। और जब हम उच्चारण के आधार पर वर्णों की बात करेंगे तो वह हो जाएंगे 45, है ना। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा व्यंजनों को देख लेते हैं, है ना। इनको इसलिए अभी देखना जरूरी है कि आगे के जो संप्रत्यय हैं उनसे कनेक्टेड है। तो देखिए व्यंजनों में कवर मतलब व्यंजन कौन कौन से, इनकी पहचान के लिए ये आपको ऐसा ना लगे कि बहुत सा क्या ये पढ़ा रहे हैं सर, एकदम बेसिक सा, लेकिन आप देख लीजिए एक बार। जो क वर्ग है इसमें च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग तथा दधन अपवर्ग अंतस्थ व्यंजन, ये सब थोड़ा सा ये यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है ये सबको ध्यान रखना है। अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है ना। तो य र ल व ये सबको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन, उसमें से नाम से ही पता चलता है जिन ध्वनियों को आप कहेंगे कि जिन शब्दों का उच्चारण, जिन अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो उनसे एक उष्मा निकलती है, एक तरीके से जब आप कह रहे हैं ना तो गर्म हवा निकलती है, तो दैट इज उष्म व्यंजन। तो आप इनको इस तरीके से याद रखते हैं, ये 4 ही हैं उष्म व्यंजन, है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, है ना।
तो यह हो गए आपके अक्ष, त्र, ज्ञान और स्र, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कई बार इसमें पूछता है कि जो मान के चलिए अक्ष है ये कैसे बना है। तो जब हम इसको, ये है, यह इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, यह बनता है आपका क प्लस स, ये ध्यान रखना है। वो भी पेटकटा सा है ना, इसको हम लोग मूर्धन्य सा कहते हैं, मूर्धन्य सा, है ना। हम लोग बचपन में इसको पेटकटा सा कहते थे। तो ये षटकोणों सा एक बात। अब देखिए इसी तरह से अक्षा हो गया, त्र हो गया। त्र का आप जान रहे हैं इसका होता है त और र, है ना। वो इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, इस तरीके का करना को। इसके बाद आप देख लें ज्ञान, तो इसका पूछा हुआ है कई बार प्रश्न। तो ज्ञान का क्या होता है, ज और इय, सॉरी हाँ, इय मिलकर आपको बनते हैं ज्ञा। उसी तरीके से लास्ट क्या बन गया, स्र। ये ध्यान रखिएगा, स्र जो है ये तालव्य स और र के मिलने से बनता है ना। इतनी सी बात हो गई, ये ध्यान रखना है। इसको आगे 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 हम देखते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त आप झारखंड कांस्टेबल की जो बहाली है उसके लिए एक कोर्स बनाया गया जिसमें पेपर 2 खास करके, क्योंकि पेपर 2 का खासा वेटेज है इस पूरी बहाली प्रक्रिया में। तो इसको आप इसका आप क्या कह सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको पेपर 2 में जितने भी कंटेंट है उसको बढ़िया से आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और डाउट क्लियरेंस का आपको लाभ मिलेगा। और आपको और बेहतर तरीके से अगर तैयारी करना है झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए, तो आप स्टडी फॉर गोल्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मैं पिछली कक्षा जब हिंदी का ले रहा था तो बहुत सारा कमेंट आया था, मैं थोड़ी सी उस पर बात कर दे रहा हूँ। हालांकि जो मेरे राय है इसमें आप डिसएग्री कर सकते हैं। देखिए बहुतों का कहना था कि बहुत से ज़िलों में सीट नहीं है, वो मैंने भी देखा है कि भाई सच में खास करके पुरुषों के साथ बड़ा भेदभाव सा लगता है देखने से। और आप केवल यही मुद्दा नहीं है, एक बात तो यह है कि सीटों में देखेंगे तो आप ज़्यादातर जिलों में सीटों मतलब लड़कियों के लिए सीटें आरक्षित हैं और लड़कों के लिए एकदम नील दिखता है। तो ये समस्या तो है भाई, है ना। सबके लिए सीट होनी चाहिए और तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर सीट ना मिले तो कैसे करें फाइट। पहली बात। दूसरी समस्या क्या है, ओबीसी के लिए कई जिलों में नील है, 16 ज़िले हैं जहाँ पर सीटें ही नहीं उनके लिए। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एसटी के लिए भी सीटें नहीं हैं, है ना। तो सबकी समस्याएं हैं। अब ये कायदे से ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिन जिलों में नील किया गया है ओबीसी की या एसटी की, है ना, उन जिलों में उनकी संख्या नहीं है। तो इसके पीछे कोई अगर बहुत तार्किक बात हो तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन कायदे से मुझे भी ऐसा लगता है कि होना तो चाहिए ज़रूर। एक बात मुझे जहाँ तक आप लोग कह रहे थे कि लड़कों के लिए सीटें नहीं है, तो जो मैं समझ पाया हूँ, हालांकि होनी चाहिए, मेरी भी राय है कि भाई इतने दिनों बाद वैकेंसी आई है आपका 16 के बाद, तो वैकेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन सुनने में आ रहा है, कुछ विश्वसनीय स्रोतों से पता चल रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी और लगभग मेरे ख्याल से 8,000 प्लस सीटें आने वाली हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। लेकिन मेरी एक राय है कि अगर लड़कियों के लिए सीटें अधिक आए हैं, तो देखिए मैं कांस्टेबल रह चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम लोग 2017 में बहाल हुए तो उस समय रांची जिला से मैं बहाल हुआ तो लगभग 550 लोग लड़के थे और उसमें 90 लड़कियाँ थी। आप देखिए जो ये बहालियाँ होती हैं, अब आधी आबादी है भाई, जितने महिलाएं उतने पुरुष हैं, तो उस तादाद में अभी क्या है कि महिला कांस्टेबल की संख्या कम है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि महिलाओं की संख्या कम है, ज़्यादा है, आप सीटें उनके लिए ज़्यादा देख रहे हैं, तो एक वजह ये हो सकती है ना। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कारण ये होना चाहिए कि पुरुषों की संख्या एकदम नील कर दी जाए, है ना। इतनी दिन बाद आ रही थी, बहाली आनी चाहिए थी, है ना। लेकिन बात यह है कि ये बात सही है कि महिलाओं की संख्या कम है अभी, जो वर्तमान जो कार्यरत पुलिसकर्मी हैं उनमें कम है। और आप जानते हैं कि एक जब कहीं पर धरना जुलूस आंदोलन होता है या फिर कैदी को ले जाना होता है, खासकर महिला कैदियों को, तो उसमें पुरुष जो सिपाही है उनका रोल नहीं होता है, या पुरुष जो आरक्षी उनका रोल नहीं होता, आप उसको महिला कांस्टेबल ही चाहिए। तो और बहुत से ऐसे जगहों पर जहाँ महिला कांस्टेबल की आवश्यकता है, तो ऐसे में उनकी संख्या आप देखेंगे तो बहुत कम है। और भाई उनकी भागीदारी तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इस तरह से देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से उनकी सीटें आप देख रहे हैं कि अधिक हैं।
बहुत सी जिलों में, लेकिन सीटें पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए और मैं कहूँगा कि अगर बढ़ रही हैं अभी सीटें तो आनी चाहिए, है ना, ये मेरा स्टेक है ना। तो देखिए सब ठीक हो तो बेहतर है, लेकिन देखिए भाई हमारा जो काम है अब देखिए अब इन मुद्दों पर अगर पड़े रहें तो और पढ़े ही नहीं तो मैं क्या करूं भाई। अब जो हम लोगों का लगता है कि काम किया जाना चाहिए, अब क्या करिएगा बताइए। अगर आंदोलन करना है, जुलूस धारणा करना है तो चलिए आइए, हम लोग भी हैं आपके साथ, क्या कह सकते हैं आप लोग। लेकिन मुझे अभी जो काम लगता है कि भाई जो की जानी चाहिए वो करते हैं, बाकी सरकार को करनी चाहिए, तो सबके लिए वाजिब सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वह अगला जो संप्रत्यय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्वर। व्यंजनों के बारे में देखें कि हमने व्यंजनों कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने अभी बात की ना, कि कौन कौन से होते हैं व्यंजन और कितने होते हैं, इसके बारे में भी बात किए थे। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, है ना। इसी तरीके से लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास एक तथ्य सामने आता है। अब देखते हैं स्वर के साथ क्या है, उनके कौन कौन से प्रकार हैं और उनकी और क्या विशेषताएं हैं। तो स्वर जिनकी आप देख सकते हैं इसमें, है ना। तो ए आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्घौ री, ए ओ औ अ, इस तरीके से हम लोग कुछ पढ़ते थे। तो ये हमारे सामने जो हैं ये स्वर हैं, और इनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो 13 होंगी मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो ये 13 होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो री आ इन सबों को कंप्लीट स्वर नहीं माना जाता, इसलिए आप जो पहले देख रहे होंगे कि ना, तो उच्चारण के आधार पर उनको कम दिख रहे होंगे। ये बात हो गई। अब देखिए इसमें आगे क्या बात है, स्वरों का वर्गीकरण हम देख लेंगे पहले। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये उच्चारण के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो आपको आपके सामने जो पहला प्रकार आता है ह्रस्व स्वर आता है। ह्रस्व स्वर क्या है, अ ई हर्षई दीर्घई, है ना। ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, अ ई हर्षई बोलते हैं इसको, हर्षव, ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ में अंतर क्या है कि जब आप ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें कम समय लगता है, आप जल्दी बोल जाते हैं, अ ई उ। इसी तरीके जब दीर्घ स्वर होते हैं इसमें दीर्घ, जैसे कि दीर्घ का मतलब ही हुआ लंबा, तो इनको जब आप उच्चारण करेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। देखिए ये इंग्लिश से है, ये शब्द अंग्रेजी का यह शब्द है। जैसे आप डॉक्टर जब लिखते होंगे तो ये वाला आता है ना, तो ये आप एक तरीके से बोरोड कह सकते हैं कि स्वर है, जिसको अंग्रेजी से बोरो किया गया है, उधार लिया गया है एक तरीके से कहेंगे, है ना। उसी तरीके से प्लुत स्वर क्या होते हैं, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है, शायद आप लोग जानते हैं। प्लुत, इसका मुख्य रूप से प्रयोग जो होता है वह होता है आपका नाटकों में, जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे राम, है ना, जब आप थोड़ा सा कथा को रोचक बनाने के लिए या ऑडियंस को रिझाने के लिए इस तरीके के, या फिर ड्रामेटाइज करने के लिए बोली जाती है, तो जैसे राम हो गया या ओम जो जैसे हो गया, ओम हो गया, इन सबों में देखेंगे कि आप इसका प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा सा क्या है, प्लुत स्वर का एक विशेषता यह है कि जैसे ये ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, उससे ज़्यादा दीर्घ स्वर में लगता है, उसे प्लुत स्वर में उससे अधिक लगता है, जैसे राम कहेंगे, है ना। तो जिस तरीके से कुछ पुकारने, बुलाने या ड्रामेटाइज करने के लिए नाटकों में विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है। अब जीव के प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें स्वरों का कई तरह से वर्गीकरण किया जाता है इसका, है ना। तो हम जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है उनकी बात करेंगे। तो अग्र स्वर किनको कहेंगे, जैसे जिह्वा के जो अग्र भाग में स्पर्श करते हुए जिनकी उच्चारण किए जाते हैं उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, जो दीर्घई है हर्षई जब कह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कहाँ पर आपका जिह्वा टच हो रहा है, तो एकदम जिह्वा का अगला जो पोर्शन है वहाँ हो रहा है। तो दीर्घई, हर्षई, ए और ऐ, ये शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जिह्वा के अगले भाग में आप देखें। मध्य जो जिह्वा का मध्य भाग है वो केवल अ है, आप करेंगे तो देखिए जिह्वा के बीच में हो रहा है। इधर पश्च स्वर जब कौन है, जिह्वा के जब आपके जो पिछला पोर्शन है वहाँ पर जब आपका स्पर्श हो, वहाँ पर उसका प्रभाव हो, तो उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, देख रहे हैं एकदम कंठ तरफ जा रहा है, तो आ है, हर्षऊ है, उस तरीके से दुर्घऊ है, ओ है, औ और औ, ये कुछ हो गए आपके पश्च स्वर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम स्वरों की वर्गीकरण करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इनपुट निकल कर आते हैं, ठीक।
स्वरों का घोषत्व के आधार पर। ये देखिए घोष अघोष इस तरह का अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं ना। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा अगर एक चार्ट बनाया जाए तो बड़ा अच्छा से इसको समझे जा सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, संप्रत्यय जैसा है, लेकिन अभी एक वो चार्ट में कर लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। घोषत्व के आधार पर अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। लेकिन सबसे पहले हम ये घोष जो कह रहा है, ये घोष क्या है? घोष क्या बंगाली वाला घोष है क्या? नहीं, वो नहीं है ना। तो घोष का क्या मतलब है? घोष का मतलब सीधा सीधा जब आप कोई वो आपके पास जो वर्ण है उसका जब उच्चारण करते हैं तो कंपन किस में होता है? तो कंपन जिसमें अधिक होता है उसको हम लोग कहते हैं घोष, सघोष या घोष, और जिसमें कम होता है उसको अघोष कहते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष होता है ना। हर वर्ग का, हर वर्ग मतलब जो क वर्ग कहते हैं, जैसे च वर्ग कहते हैं, त वर्ग कहते हैं, ट वर्ग, प वर्ग। तो इनमें जो कह रहा है क्या कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है क्या होता है? अघोष होता है। उसी तरीके से सघोष क्या होता है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होता है? आपका सघोष होता है। ठीक, तो घोष का मतलब, घोष का सीधा सीधा मतलब कंपन से है, वाइब्रेशन से है ना। तो जब आप हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कह रहे हैं अघोष, जैसे अगर हम देखें थोड़ा सा इसको अगर देख लें तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कुछ इस तरीके से हम, चलिए एक छोटा सा बनाने की कोशिश करते हैं। 1 4 5 है ना। तो हर वर्ग का पहला, तो पहला कह रहा है ना, तो इसमें हम अघोष लिखते हैं, अघोष पहला। और फिर कह रहा क्या? दूसरा, तो इसमें भी अघोष लिखते हैं, अघोष। ठीक, अब हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब इधर क्या हो गया? ये सघोष होगा, ये भी सघोष होगा और ये भी सघोष होगा, है ना ये। ठीक, तो आप देखें हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, तो अगर क वर्ग का ही ले लें तो ये क हो गया और दूसरा क्या हो गया? ख हो गया। तो ये दो जो वर्ण हुए आपके क्या हो गए? आपका अघोष हो गया। और इसके बाद देख लीजिए जो ग आएगा, घ आएगा और अंग आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सघोष होगा जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक, तो अघोष सघोष मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये अगर कभी ना समझ में आया तो ऐसे करिए, 1 2 याद रखिए, 1 2 क्या हो जाएगा? अघोष, और फिर 3 4 5 क्या हो गए? सघोष हो गए, जैसे लिखा ना, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बस पहला भी याद रखें तो उधर होगा। ये चार्ट बनाना ना भूलिए कि पहला जो पहले 2 हैं वो क्या है? अघोष है, जो लास्ट के 3 हैं वो क्या हो जाएंगे? तो इसी तरह से सबका चलेगा। जैसे च वर्ग की बात करेंगे तो इसमें च चलेगा, छ चलेगा, ज करते चले जाइए, झ करते चले जाइए, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। आप ऐसे कर सकते हैं, अघोष पहले 2 और बाकी सब सघोष, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब प्राणत्व के आधार पर हम देखेंगे वर्णों का प्रकार। तो पहला जो है इसमें अल्प प्राण कह रहा है, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो आप देखिए क्या कह रहा है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण होता है। पहला, इसमें हम देखिए अल्प प्राण लिख देते हैं, अल्प प्राण नहीं लिख रहे हैं जो कि वो होगा पहला। इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा, तीसरा करते हैं, यहाँ देखिए इसको छोड़ रहे हैं, तीसरा, और फिर ये फिर क्या कह रहा है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब पांचवा ले आइए इसमें, अल्प, है ना, ये हो गया। अब देख लीजिए कि इसमें पहला अल्प प्राण में क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और जो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण हो जाएगा। देखिए अब प्राण का संबंध किससे? प्राण का संबंध से दे देते हवा से, इतना ध्यान रखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा तेजी से बाहर निकलती है तो उसको हम लोग कहते हैं महाप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा थोड़ी धीरे निकलती है या कम निकलती है मुख से तो उसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, महा मतलब थोड़ा तेज। तो वही बात बस हो गई। तो बस ये वाला फॉर्मूला रख लीजिए, ये वाला याद रखिए और इस तरह के चार्ट बना लीजिएगा, हो जाएगा, है ना। अल्प अल्प और महा महा। तो जहाँ जहाँ छूट गया ये देखिए दूसरा, और ये हो गया चौथा, ये महाप्राण। तो अब देख लीजिए जो है इसमें, जिसमें अब देख लीजिए महाप्राण में जिसमें ख छ ये सब आ जाएंगे। ख जब बोल रहे हैं ना तो बहुत तेज से हवा निकल रहा है। उस तरीके से जब आप देखिए इसमें महाप्राण में जब
घ बोल रहे हैं तो घ बोल के देखिए उसमें कितनी हवा निकल रही है, लेकिन आप क बोलिए तो उसमें आपको हवा नहीं निकल रहा है। आप खुद प्रयोग करके देख लीजिए, है ना। तो ये है बस, तो ये चार्ट याद रखिएगा, बस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अल्पप्राण महाप्राण वाला। अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन एक शब्द आया हुआ है, ये क्या होते हैं। अब जिन वर्णों का उच्चारण आप जब कहते हैं ना तो जिह्वा तालु से टकरा कर लुढ़क जाती है, तुम जैसे कहते हैं देखिए, तो जीभ को तालु में रख कर देखिए तो नहीं होगा, वो जैसे टच करती है तो तुरंत क्या लुढ़क जाती है। तो इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब कहिए कि जीभ का तालु पे टच करना और फिर लुढ़क जाने, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि मतलब कि ऐसे व्यंजनों को हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें ड़ और ढ होता है, ठीक। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह, ये क्या है। अयोगवाह, इसको इस तरीके से आप अगर संधि विच्छेद करके पढ़ें तो और बेहतर होगा। अयोग, है ना, वाह, ये दरअसल ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। देखिए ये समझिए, ये शब्द को लेकर ज़्यादा मत से। अयोगवाह, इसमें इसको हम विसर्ग कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसको, बिंदु, है ना। तो ये जो है विसर्ग और यह जो है बिंदु, जिसमें कि हम अनुस्वार कहते हैं, सॉरी अनुस्वार, तो इन दोनों को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं, ये न स्वर होते हैं ना वर्ण होते हैं। अब भी समझ ले, बीच के होते हैं ये, न स्वर न होते हैं, न स्वर होते हैं ना, यह क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे इसको, लेखन की दृष्टि से देखेंगे तो ये स्वर होते हैं, और अगर उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो ये व्यंजन होते हैं, है ना। अगर आप क्या कहेंगे, जैसे लेखन की दृष्टि से जो आपका विसर्ग है और अनुस्वार है, यह आपके हो जाते हैं स्वर, और जब उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो व्यंजन हो जाता है। तो ये बात हुई, मतलब यह जो हमारे पास स्वर और व्यंजन का कैटेगराइजेशन है उसमें कहीं फिट नहीं होते, अयोग्य हो जाते हैं, है ना, इसलिए इनको हम अयोग्य कहते हैं। लेकिन ये भी मीनिंग वहन करते हैं, ढोते हैं, इसलिए अयोगवाह इसका हो गया। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे नाक से हवा निकलती है। तो आप देखिए कौन कौन से होते थे। ना जब कह रहे हैं तो नाक से थोड़ी सी कंपन हो रही है, माँ कह रहे हैं या य कह रहे हैं, अणा कह रहे हैं या आ कह रहे हैं, अंगा कह रहे हैं, तो है ना। इन शब्दों के उच्चारण, सॉरी इन अक्षरों के उच्चारण में आपको देखिएगा कि नाक से हवा निकलती है, नाक में थोड़ा कंपन होता है, तो इनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये संप्रत्यय मेरे ख्याल से आपके लिए स्पष्ट हो गई होगी। अब देख लीजिए उच्चारण जो है हमारे जितने भी हमने अब तक वर्ण पढ़े, इन सबों का उच्चारण स्थल कहाँ कहाँ है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। दंत, देखिए ये सब बहुत प्रैक्टिकल वाली चीज़ है। अब दांत देखिए ना, र जब कह रहे हैं, इनको लुंठित, लुंठित भी कहते हैं इसको, व्यंजन क्यों कहते हैं इसको आगे अभी देख लेंगे, अभी आएगा आपका। तो र और ल, इसको दंतमूल, इसका मतलब दंत के मूल में इसका उच्चारण है, इसलिए दंतमूल। दांत, जो दांत है उच्चारण स्थल, उसमें कौन कौन से आपके वर्ण आएंगे, तो पूरा तवर्ग आएगा, स आएगा आपका दंत के, दंत उसका उच्चारण स्थल है। उसके बाद ओष्ठ, मतलब होंठ, होंठ जब हम कौन कौन वर्ण को बोलते हैं तो ओष्ठ उच्चारण स्थल होता है। तो जैसे हर्षव, दुर्घव और पूरा पवर्ग, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ओष्ठ। ऊ, जैसे हर्षव और दुर्घव और पवर्ग, जैसे ओष्ठ और कंठ दोनों मिलता है, मतलब दोनों आपका मतलब उच्चारण स्थल के रूप में काम करता है। तो कौन कौन से वर्णों में, तो ओ, औ और औ, ये ओ, औ और औ, ये क्या हो जाएगा आपके ओष्ठ और कंठ का उच्चारण स्थल, मतलब उच्चारण स्थल। मूर्धा, मूर्धा ऋतु रसानाम इति मूर्धा, ऐसे कुछ एक सूत्र होता था। तो री जो है, ट जो है, ट वर्ग पूरा जो है आपका मूर्धा का होता है, और ये मूर्धना स, ये आपके मूर्धा इन सबों का उच्चारण स्थल है। तालु, तालु किनका उच्चारण स्थल है, तो दीर्घई, हर्षई, य, तालव्य श, च, पूरा वर्ग जो है इस क्या है, तालु का उच्चारण स्थल है। इन सबों का उच्चारण स्थल तालु है। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों जब टच होता है तो कौन कौन से वर्ण हैं, ए और औ, सॉरी ए कहेंगे इसको, ए और ऐ, ये हो गए कंठ तालु के मतलब उच्चारण। कंठ जहाँ पर मतलब बस टच होता है, या जिनका कंठ उच्चारण है स्थल, वो अ, आ, औ, अह, ह, क वर्ग पूरा, ये आपका हो गया क्या, कंठ, ठीक। तो ये कुछ हो गया आपके कंठ के उच्चारण, कंठ जो जहाँ पर उच्चारण स्थल के रूप में कार्य करता है, उन वर्णों की एक रूपरेखा।
तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, ज़रूर आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें अपने जो प्रतिक्रिया हो साझा करिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।